नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो सीरिया में तख्ता पलट के बाद दहशत का माहौल है। लोग वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहां की सड़कों पर विद्रोहियों का तांडव देखने को मिल रहा है। दमिश्क समेत बड़े बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है, लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं। हर तरफ धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। सड़कों पर टेंट लगे हुए हैं और टैंकों के साथ वहां पर सड़कों पर उनकी तरफ से आतंक फैलाया जा रहा है। विद्रोहियों ने वहां पर कुछ इस तरह का माहौल कायम कर रखा है कि लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। सीरिया से लौटे कुछ भारतीयों ने अपना दर्द बयां करते हुए वहां के खौफनाक मंजर के बारे में बताया कि किस तरह से वहां पर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए वो वहां पर पनाह लिए हुए हैं, कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन वो वापस देश आना चाहते हैं, वापस भारत आना चाहते हैं। हालांकि सीरिया से लौटे 77 भारतीयों ने जब अपने दर्द की दास्तान सुनाई तो हर कोई हैरान रह गया, परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ पर ये जो माहौल इस समय बना हुआ है, हाथों में बंदूकें हैं, वहाँ पर चारों तरफ धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। लोग अपनी जान को बचाने के लिए अपने अपने घरों में जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहाँ पर वो छिपा बैठा है ताकि विद्रोहियों के हाथों में ना जाने पाए। विद्रोहियों से अपनी जान को बचाकर वो फिलहाल जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे उनकी देश वापसी हो सके। और ऐसे 77 भारतीय जो वहाँ पर मौजूद थे सीरिया के अंदर जब ये तख्ता पलट हुआ, जब वहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उसके बाद वो वापस भारत लौट आए और उन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या मंजर है, कितना खौफनाक मंजर वहाँ पर इस समय कायम है। लोग कितने डरे हुए हैं, लोग कितने दहशत में हैं और किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा रहे हैं कैसे अपने अपने वतन वो वापसी कर सके। और ये 77 लोग अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि वो इस माहौल से, इस मौत के मुंह से कहा जाए, बाहर निकलकर आ पाए हैं, सीरिया से भारत पहुंच पाए हैं। इसके अलावा अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय समुदाय के लोग जो फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, उन तक भी पहुंचने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति असद के लंबे शासन के अंत के बाद वहां पर विद्रोहियों ने जिस तरह से कब्जा जमाया, राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। और उसके बाद चारों तरफ जहां जहां सड़कों पर नजर जा रही है, विद्रोही हाथों में बंदूक लेकर अपना आतंक मचा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सीरिया से 77 भारतीय लौट कर आए हैं, वापस भारत की सरजमी पर वो पैर रख पाए हैं, अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें जब वो अपनी जान बचाकर सीरिया में तख्ता पलट होने के बाद, माहौल बदतर होने के बाद वापस देश लौट आए हैं। Indian embassy in Damascus, we were shifted to Lebanon very smoothly. हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई एंड फाइनली हम लेबनान में गए। सेम हमारे साथ वैसे ही सब रहा, सब बहुत अच्छे से हुआ, बहुत स्मूथली हो गया। हमें पता ही नहीं चला, जैसे घर में चीज़ें होती है, बड़ा बड़ा होता है, सबका ख्याल रखता है, बिल्कुल सेम कंडीशन थी। हमको तो ये लग रहा है कि मतलब जो भी हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ हमारे होटल में भी हमने और किसी एम्बेसीज को तो नहीं देखा। फॉरेन रिपोर्टर्स जरूर थे लेकिन कोई एम्बेसी पर्सन वी डोंट नो। ये सब जो हुआ है, आज हम यहाँ पे सेव खड़े हैं, वापस खड़े, तो ये मोदी जी की वजह से ही है। मोदी जी के जो डायरेक्शन में जो भी हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो भी किया, एग्जीक्यूट किया है, और इंडियन एम्बेसी जो दमस्कस में थी और लेबनान में है जो है, इतना अच्छे से कोऑपरेट करके उन्होंने इतना अच्छे से एग्जीक्यूशन किया ना, नो डाउटली परफेक्ट। और जब मोदी जी हैं तो फिर सब कुछ मुमकिन ही है। तो अम्बेसी ने हमें कॉन्टेक्ट किया, बोला आप दमस्कस आ जाओ, अभी स्थिति ठीक है। फ्राइडे को हम लोग अम्बेसी पहुंच गए। दमस्कस अम्बेसी में अम्बेसी ने हमें पूरा सपोर्ट किया, रूम दिया। उसके बाद में 5 दिन उधर माहौल बहुत ख़राब है, पूरा फायरिंग हो रहा है, बम्बिंग हो रहा है। 5 दिन हमें रूम में रखा, अम्बेसी ने होटल में रखा। उसके बाद में दमस्कस अम्बेसी ने हमें लेबनान भेजा, लेबनान का वीज़ा दिलाया, लेबनान अम्बेसी ने हमें पूरा सपोर्ट किया। जैसे ही वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुआ, हमारी एम्बेसी ने हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट किया। मोदी जी ने भी जो है हमारे उस सहयोग बहुत सहयोग किया जी, है ना। तो हम मोदी जी से बहुत खुश हैं सर जी, जो ना, और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है सर जी। और
तख्ता पलट के बाद सीरिया में जीना अब मुश्किल हो गया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक सीरिया छोड़ दिया है। बाकी लोग भी इस फिराक में है कि कब उन्हें मौका मिले और वो सीरिया छोड़कर जा सके। लोगों ने सीरिया से लेबनान पलायन कर लिया है। ये जो अभी आप देख रहे थे, भारतीय लोग जो वापस भारत आ पाए हैं, ये भी लेबनान से ही यहाँ पर आए हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया है इंडियन एम्बेसी का, उन्होंने धन्यवाद दिया है मोदी सरकार का कि इसी वजह से मुमकिन हो पाया है। मोदी सरकार की वजह से वो कह रहे कि संभव हो पाया है जो हम जिंदा वापस अपने वतन आ पाए हैं। हजारों लोग अभी भी वहां पर सीरिया की सीमा पर मौजूद है, जो प्रयास में है, जो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें कुछ मदद मिल पाए और वो अपने अपने वतन वापस लौट पाए। तो इस तरह से कुल मिलाकर वहां पर सीरिया के अंदर हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं कि लोग अब वहां से भागना मुनासिब समझ रहे हैं। अपनी अपनी जान बचाने के लिए, अपने अपने वतन वापसी के लिए वो वहां पर प्रयास में लगे हुए हैं। और बात एक और बड़ी खबर की, इजराइल का सीरिया पर घातक हमला। जी हां, इजराइल को ये जो मौका मिला, उसने इस मौके को ना चूकते हुए हमला कर दिया। सीरिया के ऊपर लगातार हमला इजराइल की तरफ से। सीरिया की 90% मिसाइलें नष्ट कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पिछले 6 दिनों में 400 से ज्यादा हवाई हमले इजराइल की तरफ से सीरिया के ऊपर, और ये हमले लगातार जारी है। कुल मिलाकर सीरिया में इस समय आप अंदाजा लगाइए, चारों तरफ फायरिंग की आवाजें, चारों तरफ बॉम्बिंग वहां पर हो रही है। वहां के जो विद्रोही जिन्होंने वहां तख्ता पलट के बाद, राष्ट्रपति असद के देश छोड़कर भागने के बाद कब्जा कर लिया है, तमाम बड़े बड़े प्रमुख शहर जितने भी हैं सीरिया के अंदर, वहां पर इस समय दहशत का माहौल है, बॉम्बिंग वहां पर हो रही है। तो ऊपर से इजराइल की तरफ से पिछले 6 दिनों में 400 से ज्यादा हवाई हमले वहां पर किए जा चुके हैं। यानी कि लोगों को कोई आइडिया नहीं है कौन सी सांस उनकी अंतिम सांस होगी। ऊपर से ये जो हवाई हमले हो रहे हैं, उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए जो अलग अलग देशों के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, स्पेशली भारत के लोग, जो लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें चिंता हो रही है अपनी जान की। और जो भारत में परिवार रह रहे हैं, उन लोगों के जिनके अपने वहां पर फंसे हुए हैं, मौत के मुंह में इस समय वहां पर उनकी जान खतरे में बनी हुई है। तो कोशिश की जा रही है, यहाँ पर सरकार से लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है, इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को सकुशल वापस लाया जा सके। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ साहब, सीरिया में अब क्या होगा? तख्ता पलट के बाद वहां पर जीना मुश्किल हो गया है। बॉम्बिंग की आवाजें, फायरिंग की आवाजें, किसी भी क्षण जान जा सकती है, इस दहशत में लोग जी रहे हैं। अब आगे क्या? सीरिया में हालत नाजुक है, लेकिन बात है सर, ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसे दुरुस्त करवाती हूँ, मैं लौटती हूँ आपके पास। झा साहब का तब तक मैं रुक करना चाहूंगी। झा साहब, जीना मुश्किल सीरिया के अंदर, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ तो बच गए, कुछ अभी भी वहां पर जो फंसे हुए हैं उन्हें चिंता सता रही है। अब आगे किस तरह के हालात बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? पिक्चर आ रही है। एक तो अभी जितने भारतीय लोगों को जिनको कि वहां से इवैक्यूएट किया गया है, उससे आपके जो संवाददाता बात कर रहे थे, वो बिल्कुल आंखों देखी खबर आपको दे रहे हैं, लेकिन वो इनिशियल डेज के हैं, जब सीरिया के ऊपर में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, तख्ता पलट किया था। तो 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, उसके आसपास के ये पिक्चर जो आपको वर्णन कर रहे थे कि वहां पे जीना मुश्किल था, वहां पे डर का माहौल था, हर तरफ बम फूट रहे थे। तो ये उन इनिशियल 3 दिनों का जो वर्णन था उन्होंने दिया। आज के दिन में क्या हो रहा है, सीरिया में तख्ता पलट तो हो ही चुका है। सीरिया के जो एसेट्स थे, वॉर एसेट्स, जिसमें आप एयरफोर्स ले लीजिए, उनका नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स और नेवी तो लगभग बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ तक कि आर्मी के भी जो उनके वेपन सिस्टम्स थे, टैंक, आर्टिलरीज, बाकी असला बारूद जो थे, वो भी ऐसा माना जाता कि लगभग
80% को तबाह कर दिया गया है। तो आज के दिन में डिफेंस कैपेबिलिटी नाम की कोई चीज सीरिया में नहीं है। अब बच गए वहां के जो हिजबुल्लाह थे, जिनके पास की ईरानियन छोटे छोटे या तो आर्टिलरी थे या तोप थे या बंदूकें थी, उसको लेके वो और सीरिया के जो फोर्सेस थे, जिनको आज के दिन में ये डर सता रहा है कि जो विद्रोही ने कब्जा किया हुआ है वो कहीं विद्रोहियों द्वारा मारे ना जाएं, क्योंकि विद्रोही अभी दो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आज से 3 दिन पहले जो उनका एक हयामत स्क्वाड था, मॉस्क का एक स्क्वाड था, वहां पे लगभग हजारों लोगों को वहां के जो कमांडर जोलानी हैं, विद्रोही के कमांडर, उन्होंने उनको बताया था कि आप लोग सब आए, जश्न मनाएं। तो बहुत सारे लोग जो कि खास करके सुन्नी सेक्ट के हैं जी, या विद्रोही से अपना सपोर्ट रखते हैं या उसको सिंपैथाइज करते हैं, वो लोग वहां पे आए थे। लगभग 3-4 हजार लोग के आसपास में आए थे। उन्होंने अपनी खुशी जताई और शाम में उन्होंने फायर क्रैकर वो भी देखा, क्योंकि जोलानी ने वो सब चीज अरेंज किया था विदेशी मीडिया को ये संदेश देने के लिए कि सीरिया में सब कुछ ठीक ठाक है और जो उन्होंने एक कब्जा किया हुआ है ये इसमें सब लोग खुश हैं, ये पिक्चर दिखाने के लिए, जिससे कि बाहर से उनको रिकॉग्निशन मिले। लेकिन उनके इस तरह की पिक्चर दिखाने से क्या होगा? दुनिया ये तस्वीरें देख रही है, ये हकीकत समझ रही है। अब भारत की तरफ से जो किया जा रहा है, धन्यवाद हालांकि दिया है इंडियन एम्बेसी को भी, मोदी सरकार को भी, वहां से लौटे भारतीयों ने, लेकिन अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उन तक कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है? उन्हें कैसे सकुशल वतन वापसी उनकी करवाई जा सकती है? क्या लग रहा है? और वहां के तख्ता पलट के बाद भारत पर क्या और कितना असर पड़ता हुआ? शिल्पा जी, भारत की जो एम्बेसी बेरूत में है उसने लगातार संपर्क रखा हुआ है सभी भारतीयों के साथ जो कि सीरिया में काम करने गए हैं या किसी दूसरी वजह से गए हैं। और सभी भारतीयों को ये कहा गया है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उन्हें इमरजेंसी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर दे दिए गए हैं कि वह तुरंत भारतीय दूतावास के साथ संपर्क करें। जो भी भारतीय वहां से फिलहाल वापस आना चाहता है उन सबको वापस लाया जा रहा है। हाँ, भारतीय एम्बेसी ने ये कहा है कि कुछ भारतीय जो सीरिया में रहना हैं वो फिलहाल वहां से अभी भारत में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अब मामला जो है सीरिया में थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। और कुछ भारतीय ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहां पे कि युद्ध का जो छाया है भीषण वो अभी ज्यादा नहीं है। युद्ध वहां पर जिस शहरों में वो काम कर रहे हैं वहां पर युद्ध की विभीषिका कम हो गई है। लेकिन ये कब तक एक्सटेंड हो पाएगा इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इजराइल ने जिस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, देवनाथ जी, 6 दिनों के अंदर 400 से ज्यादा हवाई हमले सीरिया के ऊपर, क्या माना जाए? क्या लोग वहां पर परिस्थिति अभी भाप नहीं पा रही है? ये और ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है और अगर ऐसा होगा उससे पहले उन लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए। देखिए, इजराइल की एयरफोर्स ने जो 400 से ज्यादा हमले किए हैं ये बहुत ही प्रिसीशन स्ट्राइक हैं। इनमें इजराइल की एयरफोर्स लेजर गाइडेड बॉम्ब या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब या इनर्शियल नेविगेटेड गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है और ये बहुत ही सटीक निशाने से गिर रहे हैं सीरिया की जो पुरानी नेवी थी या उनके जो एयरफोर्स थे उसके अड्डों पर, या सीरिया के जो ऑर्डिनेंस डिपो थे, या जहां पर इजराइल दावा कर रहा है कि सीरिया में बशर अल अस्साद की सरकार केमिकल वेपन बनाती थी। अभी तक सीरिया में इस तरह की कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि इजराइल एयरफोर्स के इन हमलों में सीरिया के आम रिहायशी एरिया पे कोई बॉम्ब गिरा हो। ये बहुत सिलेक्टिव अटैक हो रहे हैं, जैसा कि शायद हमने गजा में नहीं देखा, शायद हमने हिजबुल्लाह पे नहीं देखा। जब इजराइल गजा पे हमला कर रहा था काफी बड़ी तादाद में सिविलियन वहां पर मारे गए थे। उसका रीजन है कि गजा जो है बहुत हाई डेंसिटी रिहायशी एरिया है। लोग घर से घर के 2 घरों के बीच में 10 फुट की दूरी है। इसी तरह से हिजबुल्लाह पे जब हमला हुआ तो बेरूत का जो दक्षिणी भाग है जहां हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर थे वो भी बहुत घनी आबादी वाला शहर था।
लेकिन उसके मुकाबले सीरिया जो है, ये जो बमबारी हुई है, ये करीबन 20 अलग अलग शहरों पर हुई है, कैंटोनमेंट और छावनी एरिया में हुई है, सिविल रिहायशी एरिया में नहीं हुई है। इसलिए काफी बड़ी तादाद में भारतीय भी वहां ऐसा आकलन कर रहे हैं कि उनको शायद खतरा है, लेकिन ऐसा खतरा नहीं है कि वो सीरिया से पलायन करके भारत में वापस आए। जी शिल्पा जी, जाहिर तौर पर अभी ऐसा खतरा आपको महसूस नहीं हो रहा है। जहाज साहब, आपकी क्या राय है? आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये खतरा कब रातों रात एकदम बढ़ जाएगा? रातों रात वहां पर कैसे, अगर मिसाइल अटैक्स जिस तरह से इजराइल की तरफ से की जा रही हैं, अगर वो और ज्यादा बढ़ा दी गई तो क्या फिर मौका भी नहीं मिलेगा ना कुछ सोचने का, ना वहां से भागने का? जी, जो खतरा वहां पे है वो ऐसे लोगों को खास करके है जो कि इस एचटीएस से इत्तेफाक नहीं रखते। ये एचटीएस के जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, लगभग सब के सब जो हैं वो जिहादी हैं। अब जो लोग जिहादी के सपोर्टर हैं या उसके सिंपैथाइजर हैं, उनको खतरा नहीं है, लेकिन जो लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते या फिर पुराने सीरिया रिजीम से जिनका संबंध था, उनको बहुत ज्यादा खतरा है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि वहां से कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो ऐसा ऑप्टिक्स बनाया जा रहा है, प्रथम दृष्टा जो लोग पहली नजर डालते हैं उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि वहां पे सब कुछ ठीक ठाक है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि वहां पे पिछले 13 तारीख को लगभग 3-4 हजार लोगों को वहां के जो मेन स्क्वायर, मॉस्क स्क्वायर है, वहां पे जमा किया गया था सबको खुशी मनाने के लिए, और उसके बाद फिर वो पटाखे वगैरह छोड़े गए। ये अंतरराष्ट्रीय मंच पे लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया था कि सीरिया में टेक ओवर के बाद, तख्ता पलट के बाद सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन याद रखिए, ये जिहादी हैं। इसी के 2 कंपोनेंट ने उसी दिन अपना थ्रेट दिया था कि जितने लोगों ने असद सरकार के साथ में सांठ-गांठ किया था, हम उसकी खबर लेंगे, हम उसको ठिकाने लगाएंगे। अब बता दीजिए, अब जो लोग उस जिहादियों के साथ में नहीं थे या उससे इत्तेफाक नहीं रहते, उसको तो डायरेक्टली अपना जो जिंदगी का थ्रेट हो गया। तो ये जो 2 चीजें हैं, इसके चलते 2 चीजें हुई हैं। एक तो सीरिया का जितना सारा इलाका है वो अलग अलग गुटों में बट गए हैं। उनका नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो कुर्दों के हाथ में चला गया है। अच्छा। उनका जो नदर्न एरिया है वहां पे जो टर्किश फोर्सेस हैं, नदर्न फोर्सेस के साथ में उनका वहां पे कब्जा है। बाकी साउथ में चले आइए तो फिर साउथ में जितने सारे विद्रोही जो वहां से आके गए हैं उनका एरिया है। गोलान हाइट और उसका जो कुशन एरिया है वहां पे आज के दिन में सीरिया आईडीएफ का कब्जा है। तो पूरे सीरिया जो है आज के दिन में लगभग 4 या 5 खेपों में बटा हुआ है, जिसके ऊपर में कि ऐसा संभव है कि ये अलग अलग गुटों के हाथ में चला जाएगा और सीरिया टूटने के कगार में है। सीरिया टूटने की कगार पर है, स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। ऐसे में झा साहब, यूएन जैसी संस्थाएं क्या कर रही हैं? सिर्फ नाम के लिए बनी बैठी है क्या? यूएन क्या कर रही है? जब अफगानिस्तान में सिखों का और हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, यूएन क्या कर रही थी? हाँ। जब यहाँ पे गाजा में इतना सारा कुछ हो रहा है, यूएन क्या कर रही है? जब यूक्रेन इतने बुरी तरह से, यूक्रेन रशिया का युद्ध है जिसमें इतने सारे लोग मारे गए हैं, इतनी क्षति हुई है, यूएन क्या कर रहा है या यूएनएससी क्या कर रहा है? तो यूएन आज के दिन में जो है वो बिल्कुल बिना दांत, बिना विदाउट द टीथ, टाइगर विदाउट टीथ, वही यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यूएन तो कुछ नहीं कर रहा हुआ, लेकिन एक चीज जरूर होगा, मैं आपको अभी से बताता हूँ। क्या? जिस तरह जितने सारे इस्लामिक कंट्रीज में फैक्शनल फाइटिंग होती है या सेक्रेटेड सेक्टेरियन युद्ध होता है, उसके बाद उनको अनाज मिलता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से, ये उनको मिलेगा। उनको यूएन की तरफ से हम लोग जितने कंट्रीज हैं एड उनको देते हैं, तो वो एड उनको जाएगा और वो जिहाद का जो एक्टिविटी है वो जिहाद में बिजी रहेंगे और यूएन जो है वो उनको खिलाने पिलाने के लिए उसमें बिजी रहेगी। ये चीज में आपको खिलाने पिलाने में बिजी रहेगा यूएन, लेकिन जब वह जिस चीज के लिए उसका गठन हुआ था वही काम वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसे भंग नहीं कर दिया जाना चाहिए? ताकि कम से कम अगर कुछ काम नहीं कर रहा
तो फिर क्यों बनी बैठा है? देवनाथ साहब, आपकी राय इस पर? ये समझना पड़ेगा कि दो कहावत हैं। एक तो है कि जब कुछ नहीं होना है तो कुछ तो होना चाहिए। अच्छा। यूनाइटेड नेशन जो है कमजोर हो गया है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन को कमजोर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने देखा कि यूनाइटेड नेशन के, चाहे वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल हो या जनरल असेंबली हो, वहां पे जितने डिस्कशन होते हैं या जितने प्रस्ताव लाए जाते हैं या पास होते हैं, वो प्रस्ताव जो हैं ज्यादातर अमेरिका के विरोध में होते हैं या इजराइल, अमेरिका का जो समर्थन करता है इजराइल, उसके विरोध में होते हैं। ठीक है। इसलिए अमेरिका ने ही बहुत कोशिश करके यूनाइटेड नेशन को गिर जाने दिया है। देखिए, जहां तक यूनाइटेड नेशन की बात है, ये समझना पड़ेगा कि उनकी अपनी कोई शुरुआती दिनों से 1947-48 से ही जब उनका गठन हुआ था, उनकी अपनी कोई मिलिट्री नहीं है, यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई पुलिस नहीं है। यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन में ये आकलन किया गया था कि अगर दुनिया में कहीं पर भी पोलिसिंग एक्शन की जरूरत होती है तो जो दूसरे देश हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। जैसे भारत ने भी कंट्रीब्यूट किया है अफ्रीका के अलग अलग देशों में। आज भी लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर भारत के 900 ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं। तो ये नहीं है कि ये संस्था अब यूजलेस हो चुकी है। दुनिया के काफी जगह पर ये संस्था मानव अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है, स्कूल चला मानव रही है, अधिकारों के अस्पताल हितों के चला रही लिए, है, उनकी रक्षा के लिए काम कर रही दे है, रही है। लेकिन युद्ध जहां जहां जिन जिन देशों में हो रहा है वहां पर कहीं ना कहीं ये असमर्थ नजर आ रही है संस्था, इसीलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चलिए कि अब सीरिया में तख्ता पलट के बाद, इन परिस्थितियों के बाद अब आगे होगा क्या क्या नहीं, नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीएन झा साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।